हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी इक्का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को इक्का की पूरी कहानी बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक ऐसा वकील जो आज तक सिर्फ बेगुनाह लोगों के लिए लड़ा और कभी कोई केस नहीं हारा, लेकिन फिर अचानक वह ऐसे आदमी को बचाने कोर्ट पहुंच जाता है जिसे पूरा शहर कातिल मान चुका है। क्योंकि इस बार मैटर थोड़ा पर्सनल है। मूवी की शुरुआत सॉरी से होती है, जो एक क्लब में पार्टी कर रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात सोमी नाम की एक लड़की से होती है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर साथ में क्लब से बाहर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद एक चाय वाला सड़क किनारे खड़ी एक काली कार देखता है। वह कार में बैठे लोगों को चाय देने के लिए पास जाता है। तभी अचानक कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से बुरी तरह घायल सुमी नीचे गिर जाती है। किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया था। उसकी हालात इतनी खराब थी कि उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है अर्जुन की, जो शहर का बहुत मशहूर वकील है। अर्जुन आज तक कोई केस नहीं हारा, इसलिए लोग उसे प्यार से इक्का कहते हैं। उसका सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि वह सिर्फ उन्हीं लोगों का केस लड़ता है जिन्हें वह सच में बेगुनाह मानता है। किसी क्रिमिनल को बचाने के लिए वह कभी कोर्ट नहीं जाता। तभी अर्जुन को उसकी पत्नी अवंतिका का कॉल आता है। वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अर्जुन और अवंतिका की बेटी समायरा ने उस दिन एक स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, लेकिन तैरते समय अचानक उसके नाक से खून निकलने लगा। इसी वजह से अवंतिका उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। डॉक्टर पहले उन्हें बताता है कि फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन इस सावधानी के लिए वह समय से कुछ टेस्ट कराना चाहते हैं। साथ ही अर्जुन अवंतिका का ब्लड टेस्ट भी करवाने के लिए कहते हैं। यह सुनकर दोनों थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच अर्जुन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। उसे पता चलता है कि सोमी पर हमला करने का आरोप में पुलिस ने शौर्यमान को गिरफ्तार कर लिया है। सोमी अभी कोमा में है और सारे सबूत शौर्य की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए उस पर जान से मारने की कोशिश का केस लगा दिया गया है। शौर्य के पापा हर्षवर्धन एक बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन है। इस केस की वजह से उनकी इमेज खराब हो रही है, इसलिए वह चाहते हैं कि अर्जुन ही उनके बेटे का केस लड़े। अर्जुन शौर्य के घर पहुंचता है, लेकिन वहां केस लड़ने से साफ मना कर देता है। यहाँ पता चलता है कि अर्जुन और शौर्य के बीच पुरानी दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हर्षवर्धन अर्जुन से काफी रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि उनके परिवार की इज्जत और राजनीतिक करियर का सवाल है, लेकिन अर्जुन फिर भी तैयार नहीं होता। अब शौर्यवान से अर्जुन पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा चीज है जिसके बाद वह उसका केस लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। अर्जुन जवाब देता है कि ऐसा होना कोई चमत्कार ही करेगा। यह बोलकर वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सोमी का केस सरकारी वकील मधु को सौंपा जाता है। पहले एक सीनियर वकील यह केस लड़ने वाला था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इस वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मथुरा के पास आ जाती है। इधर अर्जुन और अवंतिका को डॉक्टर से समायरा की रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि समायरा को ब्लड कैंसर है और बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी है। डॉक्टर बताते हैं बच्ची को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा। आमतौर पर बच्चों के माँ बाप में से किसी एक का बोन मैरो मैच हो जाता है, लेकिन अर्जुन और अवंतिका दोनों की रिपोर्ट समायरा से मैच नहीं करती। अर्जुन हैरान होकर अवंतिका की तरफ देखता है। तभी अवंतिका कहती है कि अगर उन दोनों का मैच नहीं हुआ तो शायद किसी और का हो जाएगा। यहाँ से पता चलता है कि समायरा अर्जुन की अपनी बेटी नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब उन्हें समायरा से मैच होने वाली बोन मैरो डोनर को ढूंढना होगा। यहाँ अवंतिका काफी घबरा जाती है। वो अर्जुन से कहती है कि समायरा का असली पापा इतनी आसानी से मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन अर्जुन फैसला कर चुका था कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इसके बाद अर्जुन एक बार फिर शौर्यमान के पास पहुंचता है। तभी भाई सबसे बड़ा सच सामने आता है कि समायरा का असली पापा कोई और नहीं बल्कि शौर्यमान ही था। अर्जुन शौर्यमान को समायरा की बीमारी के बारे में बताकर उसे बोन मैरो देने के लिए कहता है, लेकिन शौर्यमान मौके का फायदा उठाता है और बोलता है कि बोन मैरो तभी देगा जब अर्जुन उसका केस लड़ेगा और उसे बेगुनाह साबित करके जेल से बाहर निकालेगा। अर्जुन को शौर्यमान की शर्त सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वह शौर्यमान का केस लेने को तैयार हो जाता है और शौर्यमान और अर्जुन के पुराने झगड़े की वजह सामने आती है। शौर्यमान कभी अर्जुन के अंदर वकालत की प्रैक्टिस करता था, लेकिन उसका गलत रवैया और कानून का गलत फायदा उठाने की आदत देखकर अर्जुन ने उसका लाइसेंस रद्द करवाया था। तभी से शौर्यमान और अर्जुन में
दोनों में वॉर चल रहा था। अर्जुन एक केस लेते ही अपनी टीम के जांच में लगा देता है। तब मधु को पता चलता है कि अर्जुन सौरी को बचाने वाला है। वह भी हैरान हो जाती है। अर्जुन की इमेज ऐसे वकील की थी जो सिर्फ बेगुनाह लोगों का केस लड़ता है। इसलिए मधु को लगता है कि शायद इस केस में कोई ऐसा सच छिपा है जिसे बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। इस वजह से वह सोमी को इंसाफ दिलाने के लिए और गहराई से जांच शुरू कर देती है। अर्जुन अपनी टीम को सौरी की कार अच्छी तरह चेक करने के लिए बोलता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि गिरफ्तारी से पहले ही सौरी ने अपनी कार का केमिकल वॉश करवा लिया है। यह बात सुनकर अर्जुन को भी परेशान हो कर देता है, क्योंकि बेगुनाह आदमी सबूत मिटाने जैसी हरकत क्यों करेगा। इसके बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। अर्जुन सबसे पहले सौरी की गवाही के लिए बुलाता है, उससे उसकी पूरी कहानी पूछता है। सौर्य बताता है कि क्लब में उसकी मुलाकात सोमी से हुई थी। दोनों ने साथ में डिनर करने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसने सोमी को किस करने की कोशिश की। यह हरकत सोमी को अच्छा नहीं लगा। वह गाड़ी से उतरकर वहां से चली गई। इसके बाद सोमी के साथ क्या हुआ यह उसे कुछ पता नहीं था। सौर्यमान को इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा उसकी पत्नी कौरी को गुस्सा आता है। वो कोर्ट से बाहर चली जाती है। अब मधु सौर्य से पूछती है कि उस रात उसके घर वो कितने बजे पहुंचा था। सौर्यमान कहता है कि वो रात करीब 1 बजे घर पहुंच गया था, लेकिन उसके पास ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि उसकी पत्नी गौरी उसके पक्ष में गवाही दे सकती थी। लेकिन पत्नी होने की वजह से कोर्ट उसकी बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता था। इसलिए कोर्ट अगली तारीख दे देता है और इस केस का असर अब अर्जुन के परिवार पर भी पड़ने लगता है। समायरा के स्कूल में बच्चे उसे ताना मारते हैं कि उसके पापा एक क्रिमिनल को बचा रहे हैं। यह सुनकर समायरा बहुत दुखी हो जाती है और उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। अगली सुनवाई में मधुरा उस चाय वाले को गवाही के लिए बुलाती है जिसके सोमी के कार से गिरते हुए देखा था। चाय वाला बताता है कि उसने उस रात एक काली कार देखी थी और उसे लगा कि कार में सौर बैठा हुआ था, लेकिन अर्जुन उस कार की कंपनी और मॉडल पूछता है जिसका जवाब उसके पास नहीं था। उसने सौर्य का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था, इसलिए उसकी गवाही यह साबित नहीं हो पाया कि कार सौर्य की ही थी। इसी बीच मधु को याद आता है कि पुलिस को हमला करने वाला हथियार अभी तक मिला नहीं। जांच में शक था कि सोमी पर सौर्य ने अपनी कार की चाबी से हमला किया था। कार को भले ही केमिकल से साफ करवा दिया गया हो, लेकिन चाबी लगाने की अंदर वाले जगह में कुछ निशान बचे हो सकते थे। मधु पुलिस ऑफिसर को कार की चाबी और उसका लॉक को दोबारा फॉरेंसिक जांच करवाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अवंतिका अर्जुन के पास सोमी का सोशल मीडिया अकाउंट्स और निजी जिंदगी से जुड़ी जानकारी लेकर आती है। अर्जुन पहले इसका इस्तेमाल करने से मना कर देता है, क्योंकि इससे कोर्ट में सोमी के कैरेक्टर पर सवाल उठेंगे और उसकी बदनामी होगी, लेकिन अवंतिका उसे याद दिलाती है कि उसकी बेटी की जान दांव पर लगी है। मजबूरी में अर्जुन इस जानकारी का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन कोर्ट जाते समय सोमी की मां अर्जुन से मिलती है। उन्हें पता था कि अर्जुन आज अभिमन्यु की गवाही के लिए बुलाने वाला है। वह अर्जुन को हाथ जोड़कर कहती है ऐसा करने से उसकी बेटी की बहुत बदनामी होगी, लेकिन अर्जुन जवाब देता है उसके पास कोई रास्ता नहीं है। कोर्ट में अर्जुन अभिमन्यु को बुलाता है जो सोमी का बॉयफ्रेंड था। अभिमन्यु बताता है कि उसे सोमी पर शक रहता था। उसका आरोप था कि सोमी पैसों के लिए अमीर लोगों के करीब जाती थी। इसी वजह से उसने सोमी को धमकी भी दी थी। अभिमन्यु की बातें सुनकर अर्जुन खुद भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि किसी लड़की के बारे में इस तरीके से बोलना गलत था, लेकिन केस जीतने के लिए यह दिखाना भी जरूरी था। सोमी के और भी दुश्मन हो सकते थे, लेकिन अब लोगों की नज़र में सोमी के कैरेक्टर पर सवाल उठने लगता है। अर्जुन को अंदर ही अंदर अपनी हरकत पर बहुत बुरा लगता है। अगली सुनवाई में मधुरा फॉरेंसिक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बताते हैं कि सौर्य की कार की चाबी और लॉक के अंदर खून के निशान मिले थे और जांच के मुताबिक वो खून सोमी का ही था। अब सबूत सौर्य के खिलाफ काफ़ी मजबूत था। अर्जुन भी रिपोर्ट्स देखकर चौंक जाता है और कोर्ट से कुछ समय मांगता है, लेकिन बाद में वह जेल में सौर्य से मिलने जाता है। लेकिन बड़े आदमी का बेटा होने की वजह से सौर्य को जेल में भी अलग कमरा, बेड, टीवी, माइक्रोवेव जैसी सुविधाएं मिली हुई थी। अर्जुन सीधे उससे पूछता है कि क्या उसने सच में सोमी को मारा है। सौर्य बार बार यही कहता है कि उसने सोमी पर हमला नहीं किया। उसका कहना था कि जब उसने सोमी को किस करने की कोशिश की होगी तभी शायद चाबी पर उसका खून लग गया होगा। फिर वह अर्जुन को उसकी मजबूरी याद दिलाता है और वह कहता है कि जितनी जल्दी अर्जुन उसे जेल से बाहर निकालेगा
उतनी जल्दी वह बॉन मेरो देकर समायरा को बचाएगा। यहीं पर अवंतिका और सौरिमान का पुराना रिश्ता भी सामने आता है। कई साल पहले अवंतिका और सौरिमान एक दूसरे से प्यार करते थे। उसी दौरान अवंतिका प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन सौरिमान ने बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। वो उस समय कोई जिम्मेदारी नहीं चाहता था। वह उसने अवंतिका पर अबॉर्शन करवाने का दबाव डाला। अवंतिका अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। अर्जुन उस समय भी अवंतिका से प्यार करता था। उसने अवंतिका का साथ उसके बच्चे को भी अपना लिया। दोनों ने शादी कर ली। अर्जुन सौर्य से बोलता है कि वह उसका केस भी लड़ेगा और अपनी बेटी को भी बचाएगा। इसी बीच समायरा की हालत दोबारा खराब हो जाती है और अवंतिका उसे हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी तरफ सोमी भी इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब सौर्य पर जानलेवा हमला करने का नहीं बल्कि मर्डर का केस बनने वाला था। सोमी की मौत से उसकी मां पूरी तरीके से टूट जाती है और अर्जुन भी समझ जाता है कि मामला अब पहले से ज्यादा गंभीर हो चुका है। अवंतिका अब जेल में सौर्य से मिलने जाती है। सौर्य को लगता है कि अर्जुन ने उसे बॉन मेरो के लिए मनाने के मकसद से अवंतिका को भेजा है। यह सुनकर अवंतिका भड़क जाती है। वो कहती है सौर्य पहले भी एक राक्षस था और आज भी वैसा ही है। समायरा पर उसका कोई हक नहीं है। समायरा सिर्फ अर्जुन की बेटी है। यह बोलकर अवंतिका वहां से चली जाती है। अर्जुन अपनी बेटी की हालात देखकर तय कर लेता है कि उसे हर कीमत पर यह केस जीतना होगा। अगली सुनवाई में अर्जुन अपनी तरफ से एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाता है। वो एक्सपर्ट बताती है कि सौर्य की कार को केमिकल से साफ किया गया था। ऐसे में लॉक के अंदर मिला छोटा सा ब्लड सैंपल पूरी तरह भरोसेमंद नहीं माना जा सकता है। जांच करने के बाद जितनी मात्रा में खून चाहिए था उतनी वहां मौजूद नहीं था। इस वजह से सिर्फ उस ब्लड रिपोर्ट के आधार पर सौर्य को दोषी साबित नहीं किया जा सकता। इसके बाद मधु एक नए गवाह को कोर्ट में पेश करती है। यह लड़का उसी बिल्डिंग में रहता था जिसके नीचे उस रात सौर्या की कार खड़ी थी। लड़का बताता है कि उसने रात करीब 1:10 पर सौर्या को अपने बिल्डिंग से नीचे देखा था। उसने सौर्या और उसकी कार दोनों को साफ देखा था। सौर्य उस समय किसी से फोन पर बात कर रहा था और बहुत घबराया हुआ और परेशान लग रहा था। यह गवाही सुनकर अर्जुन भी परेशान हो जाता है। वो दोबारा कोर्ट से समय मांगता है और जेल जाकर सौर्य से पूछता है कि वह आखिर उससे क्या छिपा रहा है, लेकिन सौर्य अब भी यही बोलता है कि उसने सोमी को नहीं मारा। अर्जुन उस बिल्डिंग के आसपास जाकर खुद जांच करने लगता है और वहां कुछ चीजें देखने के बाद वो सौर्या की पत्नी गौरी से मिलने पहुंचता है। गौरी बताती है कि उस रात सौर्या करीब 1 बजे घर आया था और आते ही उसने गौरी को बुरी तरीके से पीटा था। वह यह भी बताती है कि सौर्या उसके साथ अक्सर मारपीट करता था। उस रात परेशान होकर गौरी ने पुलिस को कॉल भी किया था, लेकिन बाद में उसने दोबारा कॉल करके पुलिस को आने से मना कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि सौर्य उसके परिवार के खिलाफ जाना उसके लिए आसान नहीं होगा। इधर मधु का पति उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। जब मधु उसके बारे में पूछती है तो वह बताता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है और वह नौकरी उसे हर्षवर्धन ने दिलाई थी। मधुरा तुरंत समझ जाती है कि हर्षवर्धन उसके पति को नौकरी देकर उस पर कैसे पीछे हटने का दबाव बनाना चाहता है, लेकिन मधु साफ बोल देती है कि वो सोमी का केस नहीं छोड़ेगी। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है और मधु का पति गुस्से में वहां से चला जाता है। मधु भी रेस्टोरेंट से निकलने ही वाली होती है, तभी अर्जुन वहां पहुंच जाता है। वह मधु को कॉफी पीने के लिए कहता है और दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं। बातों ही बातों के दौरान अर्जुन को कोई फोटो खिंचवाने के लिए बुलाता है। अर्जुन अपना फोन टेबल पर छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी उसके फोन पर उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है कि गौरी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और वह सौर्य का साथ नहीं देना चाहती। मधु वह मैसेज पढ़ लेती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अगले दिन कोर्ट में मधु अचानक गौरी को गवाही के लिए बुलाती है। गौरी कोर्ट को बताती है कि सौर्या रात 1 बजे नहीं बल्कि सुबह 4 बजे घर आया था। घर पहुंचने के बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। अगर गौरी बात सच होती है तो घटना के समय सौर्या के पास सोमी पर हमला करने के लिए काफी समय था। यह गवाही सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन पहले से इसके लिए तैयार था। उसके इशारे पर उसका असिस्टेंट पुलिस के कॉल रिकॉर्ड लेकर आता है। उन रिकॉर्ड से पता चलता है कि गौरी ने रात 1 बजे पुलिस को कॉल करके शिकायत की थी। सौर्य उसे पीट रहा था। रिकॉर्डिंग में पीछे से एक आदमी की आवाज भी सुनाई देती है जो गौरी पर चिल्ला रहा था। कुछ देर बाद गौरी को दोबारा पुलिस को कॉल करने को कहा था कि सब ठीक है और पुलिस को आने की जरूरत नहीं है। इन रिकॉर्डिंग से साबित हो जाता है कि सौर्य रात 1 बजे अपने घर पर ही था।
गौरी टूटकर सच बता देती है। वह मानती है कि सौर्य उसे उसी समय घर पर आया था और गौरी को बुरी तरीके से पीटा था। गौरी उससे इतना परेशान हो चुकी है कि वो किसी भी तरह उसे जेल भिजवाना चाहती थी, इसलिए वजह से उसने कोर्ट में झूठ बोला। जज गौरी से कहती है कि अगर सौर्या उसके खिलाफ मारपीट की है तो उसके खिलाफ अलग केस दर्ज करवा सकती है, लेकिन किसी के हत्या के केस में झूठी गवाही देकर एक आदमी को फंसाने की कोशिश नहीं कर सकती। अब कोर्ट के सामने यह साबित हो चुका था कि जिस समय सोमी पर हमला हुआ था उस समय सौर्या अपने घर पर मौजूद था। सबूतों की कमी और मौजूद गवाही के कारण सौर्या को हत्या के केस में क्लीन चिट मिल जाता है और वह जेल से बाहर आ जाता है। बाहर आकर सौर्य गौरी से माफी मांगता है और उसे छोड़कर न जाने के लिए कहता है। गौरी भी फिलहाल उसे माफ कर देती है और दोनों साथ घर चले जाते हैं, लेकिन अर्जुन अभी भी किसी गहरे सोच में डूबा हुआ था। तभी मधु उसके पास आती है और वो कहती है कि अर्जुन हमेशा से उसके लिए एक प्रेरणा था, लेकिन आज उसने जो किया उसके बाद वो मधु की नज़रों में हार चुका है। यहाँ खुलासा होता है कि रेस्टोरेंट में अर्जुन ने जानबूझकर अपना फ़ोन मधु के सामने छोड़ा था। वह चाहता था कि मधु गौरी से जुड़ा हुआ मैसेज पढ़े और उसे कोर्ट में गवाही के लिए बुलाए। अर्जुन को पहले से पता था कि गौरी ने उस रात पुलिस को कॉल किया था। जैसे ही गौरी कोर्ट में झूठ बोलती है, अर्जुन कोर्ट का रिकॉर्ड दिखाकर साबित कर देता है कि सौर्य रात 1 बजे घर पर ही था। यानी अर्जुन ने मधु और गौरी दोनों का इस्तेमाल करके सौर्य के लिए एक मजबूत बहाना तैयार कर दिया था, लेकिन मधु अभी भी मानती थी कि सौमी का कातिल सौर्य ही है। वो अर्जुन से निराश होकर वहां से चली जाती है। केस जीतने के बाद सौर्य अपनी शर्त पूरा करता है और समायरा को अपना बोन मैरो देता है। ट्रांसप्लांट सक्सेस हो जाता है, समायरा की जान बच जाती है। अपनी बेटी को ठीक देखकर अर्जुन को बहुत राहत मिलती है। कुछ समय बाद सौर्य फिर पूरी तरह क्लब में पार्टी कर रहा होता है। इस बार उसके साथ गौरी भी मौजूद थी और दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। तभी वहां अर्जुन पहुंच जाता है। अर्जुन सौर्या से पूछता है, उसने सोमी को इतनी बेरहमी से कैसे मार दिया। यह सुनकर सौर्या चौंक जाता है। अब पूरी घटना का असली सच सामने आता है। उस रात कार में सौर्या ने सोमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। सोमी ने उसका विरोध किया तो सौर्या गुस्से में अपना आपा खो बैठा और उसने कार की चाबी से उस पर कई बार हमला कर दिया। सोमी बुरी तरीके से घायल हो गई। घबराकर सौर्या उसे सड़क के किनारे छोड़ दिया और वहां से कार लेकर भाग गया। कुछ दूर जाकर वह उसी बिल्डिंग में नीचे रुका। वहां बालकनी में खड़े लड़के ने उसे देखा था। वहां पर सौर्या ने गौरी को फोन करके पूरी घटना बता दी, लेकिन सौर्या अपना फोन क्लब में ही छोड़ दिया था। इसलिए उसने फुटपाथ पर रहने वाले एक भिखारी का मोबाइल लेकर गौरी को कॉल किया था। सौर्या और गौरी ने मिलकर उसे बचाने का पूरा प्लान बनाया। गौरी ने पुलिस को फोन करके झूठी शिकायत की। सौर्या घर पर उसे पीट रहा है। रिकॉर्डिंग में सौर्या की आवाज़ सुनाई दे, इसलिए उसने अपने एक नौकर से सौर्या की तरफ चिल्लाने के लिए कहा। इस नकली कॉल की वजह से रिकॉर्ड में यह दर्ज हो गया कि घटना के समय सौर्या अपने घर पर ही मौजूद था, लेकिन सौर्या से एक और गलती हो गई। उसे पता चला कि बालकनी में खड़े लड़के ने उसे देख लिया था। जिस भिखारी का फोन उसने इस्तेमाल किया था वह भी उसी के खिलाफ गवाही दे सकता था, इसलिए सौर्या ने अपने आदमी से उस भिखारी को मारने के लिए भेजा। उस आदमी ने भिखारी पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वह बच गया और हॉस्पिटल में भर्ती था। जांच के दौरान अर्जुन उस भिखारी तक पहुंच गया था और भिखारी ने उसे फोन वाली पूरी सच्चाई बता दी थी। यानी अर्जुन केस खत्म होने से पहले ही जान चुका था कि सौर्या ही सोमी का कातिल है। फिर भी वह कोर्ट में चुप रहा, क्योंकि वह सौर्या को केस से बाहर नहीं आता तो समायरा का बोन मैरो नहीं होता। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अर्जुन पहली बार एक कातिल को कानून से बचाया। अर्जुन की बात सुनकर सौर्य हंसने लगा। वह कहता है कि अब अर्जुन सच जानकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोर्ट उसे बेगुनाह मान चुका है और अर्जुन खुद उसे बचाकर बाहर लाया है। लेकिन फिर भाई अर्जुन कहता है, मैं नहीं कर सकता लेकिन वो कर सकती है। तभी वहां मथुरा पुलिस वाले लेकर पहुंच जाती है। अर्जुन ने भिखारी की गवाही, फोन की जानकारी और बाकी नए सबूत मथुरा को दे दिए थे। अब पुलिस के पास यह साबित करने के लिए काफी सबूत थे। सोमी की हत्या सौर्या ने ही की है और अपने बचाव के लिए उसने झूठा बहाना तैयार किया था। पुलिस सौर्या को गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह अर्जुन पहले अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सौर्या को कानून से बाहर निकालता है और बेटी के सुरक्षित होते ही उसे कानून की मदद से उसके किए की सजा दिलवा देता है। मूवी आखिर में यही दिखाती है कि कभी न कभी सही और गलत के बीच फैसला करना उतना आसान नहीं होता। अर्जुन एक वकील के रूप में गलत रास्ता चुना, लेकिन एक पापा के रूप में अपनी बेटी को बचाया। आखिर उसने अपनी गलती को सुधारते हुए सोमी को इंसाफ भी दिलवा दिया। ठीक
आप बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको मूवी थोड़ी भी पसंद आई और मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।